हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सीटेट और आपको केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूँ, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि x और y आपको एक दूसरे के व्युत्क्रम में, जो दो संख्याएं यहाँ पर दी हुई है या राशि, इसको कह लीजिए ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अर्थात x y के व्युत्क्रम है और y x के व्युत्क्रम है। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x क्या है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y के, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि y जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट मान लेते हैं, जब हम लोग यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। और कांस्टेंट मान लिए कि हम k है, तो ये हो जाएगा आपका k बटा के y। इस तरह से यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन निकाल करके लेकर के आ गए कि k इज इक्वल टू क्या हुआ, x y हुआ, ऐसा मान लेते हैं हम लोग एक। अब उसी तरह से यहाँ पर है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो इसे भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने कांस्टेंट के लिए k मान लिया, ये जो k है ना, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, अचर राशि है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए एम एन कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एम ओ कांस्टेंट है और बटा के आपका हो जाएगा यहाँ पर x। तो इससे भी हम ये निष्कर्ष निकाल करके ले आए कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2। अब ध्यान दीजिए, एक और दो पर विचार कीजिए, एक और दो दोनों पर विचार कीजिए। देखिए ये वाला पार्ट दोनों क्या है, बराबर है, अर्थात k इज इक्वल टू m हो जाएगा। एक और दो से यदि हम बात करें, एक और दो से क्या हो जाएगा आपका, k इज इक्वल टू m हो जाएगा। दोनों कांस्टेंट क्या होंगे, आपको बराबर हो जाएंगे, क्योंकि उधर का दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अब ऑप्शन की ओर चलिए, ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ पर आगे कह रहा है कि व्युत्क्रम से घटते बढ़ते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर कह रहा है पहला ऑप्शन कि उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है, उनके संबंधित मानों का योग एक समान, यहाँ पे योग तो हो नहीं रहा है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे उनके संबंधित मानों का अंतर एक समान बना रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, उनके संबंधित मानों का गुणन क्या है, आपको एक समान बना रहता है। उनके जो संबंधित मान है ना, उनका गुणा क्या होता है, k इज इक्वल टू m, अर्थात दोनों बराबर हैं, अर्थात उनका जो संबंधित मान है उनका गुणन एक समान बना रहता है। तो आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ही प्रश्नों के लिए बने रहिएगा, अभी छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए कह रहा है कि आपको 7y है और उसमें 6 से गुणा कराया जा रहा है, तो यहाँ पर उसका प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है कि y होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि y का मान है, वही यहाँ पर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसे बनाएंगे तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आप ऑप्शन से इसे बनाइए, ऑप्शन 6 को लेकर के देखिए, ये चेक कीजिए क्या y की जगह पर 6 रखने पर ये फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आप y की जगह पर 6 रखते हैं तो 6 के 36, अर्थात यहाँ पर 6 आ गया। पुनः यहाँ पर 6 के 42, 42 3 45 आ गया यहाँ पर। तो क्या ये सही है, y है तो y, अर्थात यहाँ 6 आया तो हर जगह 6 आना चाहिए। तो ये आपका गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 को लेकर के देखिए, उसी तरह से यहाँ 2 रखिएगा, y का वैल्यू यहाँ 2 रखिएगा तो 6 दुना क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 दुना के 12 नहीं, बल्कि यहाँ पर 4 है ना, 4 रखिए, ठीक है, 4 रखिएगा तो यहाँ पर 6 चौके 24 हो जाएगा। अब देखिए 6 के 42 और 2 बचा हुआ, ये क्या हो जाएगा 44। ये 3y है, 3 4 है, अर्थात y का वैल्यू क्या यहाँ पर फुलफिल कर रहा है, 4 को। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि इतना मीटर क्षेत्रफल के आयताकार एक टैंक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई टैंक है आयताकार, यहाँ पर कोई आयताकार आपको ये टैंक दिया हुआ है। चलिए ये आपका टैंक हो गया आयताकार। कह रहा है कि यहाँ इसकी जो क्षेत्रफल है वो आपको 700 मीटर है, अर्थात उसके जो आधार का क्षेत्र जो छेका हुआ है नीचे, वो आपका उसका क्षेत्रफल यहाँ पर 700 है। यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल मत सोचने लगेगा कि ये इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल की बात करने का अर्थ क्या है, वो कितना जमीन पर जगह
घेरा हुआ है। तो यह आपको 700 मीटर स्क्वायर जमीन पर जगह घेरा हुआ है। आगे कह रहा है यहाँ पर कि 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। इसमें जो भरा जाता है पानी ना, वो 140 मीटर क्यूब भरा जाता है। तो टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी? इसमें जो पानी भरा जाएगा ना, उसकी स्तर की ऊंचाई क्या होगी, अर्थात कितना इसमें पानी भरा जाएगा, कितनी ऊंचाई तक। तो कितनी ऊंचाई तक पानी भरने का अर्थ क्या कर रहा है कि इस टैंक की ऊंचाई क्या होगी, अर्थात हाइट क्या होगी। ये यहाँ पर पूछ रहा है कि इस टैंक की टोटल हाइट क्या होगी। बहुत ही आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप यहाँ जान रहे हैं कि जो इसका क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्या दिया गया है, जो क्षेत्रफल आपका दिया गया है, बल्कि यहाँ पर इसका आयतन समझिए पहले कि जो टैंक का आयतन क्या है। जो टैंक का आयतन के बारे में यदि हम बात करें, आयतन के बात करें तो ये किसके बराबर होगा? तो जो टैंक का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल आपको दिया है बेस का क्षेत्रफल, ठीक है ना, उसमें यदि हम गुणा करा दें हाइट से, जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या है, ये आपका इसका बेस है, इसकी कुछ यहाँ पर लंबाई होगी और इसकी जो कुछ चौड़ाई होगी यहाँ पर, जो इसका बेस है, और उसी के जो यदि हम ऊंचाई में गुणा कर दे तो इसका आयतन निकल जाएगा इस टैंक का। तो यहाँ पर आपको चाहिए क्या, यहाँ हाइट भी ना पूछ रहा है, तो ऊंचाई से गुणा करा दीजिए। वह ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगा? टैंक के आयतन के बराबर आपका हो जाएगा, वो आपका क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब टैंक का आयतन देखिए कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 140, और आपको क्षेत्रफल भी आपको पता है कि है आपको 700, ठीक है। और आपको यहाँ पर ऊंचाई निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 140 बटा के 700 हो जाएगा। जहां देखिए ध्यान से, 14 5 70 हो जाएगा, अर्थात 1 बटा के 5। लेकिन सभी क्रिया हो रही है मीटर में, तो ये भी क्या होगा, मीटर में। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए 100 से गुणा करके, तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो गया। अर्थात इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 20 सेंटीमीटर हो गई। तो आशा है कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस तरह के प्रश्नों के लिए बने रहिएगा, अभी कहीं जाइएगा ना, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। ये कह रहा है कि एक बैठक में सदस्यों की जो है ना 4 बटा के 25 महिलाएं थी, तो यह सदस्यों के कितना प्रतिशत था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं सदस्यों के कितना प्रतिशत थे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं कि जो आपका ये 4 बटा के 25 है, 100 का कितना परसेंट है। बस आप 25 चौके 100 अर्थात कितनी परसेंट है, 16% है। इस तरह से आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो इस तरीका से और भी आपको मैं समझा दे रहा हूं। जो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कि टोटल क्या है, x है, तो x का कितनी महिलाएं हैं, कितना 4 बटा के 25 आपको महिलाएं हैं, इतनी आपको महिलाएं हो गई। तो आपको निकालना है कि कितना प्रतिशत है टोटल का। तो जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर लिखिए, जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर लिखिए। और जिससे तुलना किया जा रहा है, तो तुलना किससे किया जा रहा है, x से, अर्थात कुल से तुलना किया जा रहा है। तो जो आपको तुलनात्मक राशि है ना, तुलनात्मक ठीक है ना, तुलनात्मक अर्थात कुल, उसको नीचे रखिए, उसको हमेशा क्या कीजिए, नीचे रखिए। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पर आप ये क्रिया करेंगे तो पूछा जा रहा है इनके बारे में, अर्थात 4x बटा के 25, और तुलना किया किससे किया जा रहा है, x से किया जा रहा है, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा करा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप x से देखिएगा कि x कैंसिल हो जाएगा, इस 25 से ये 100 भी आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, और निकल करके आ जाएगा कितना, तो चौके 16%। आशा है कि इतनी भी बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी भी यदि नहीं समझ में आ रही है तो पुनः एक बार देखिए, यहाँ पर सीख लीजिए। ये क्या है, आपको x है और x का इतना है आपको महिलाएं। तो ध्यान दीजिए, यदि हम ये बात कहें कि x का कितना प्रतिशत महिलाएं हैं, अर्थात x इंटू 4/25 है। इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं कि वाट बराबर, इधर का अर्थ होता है गुणा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, अर्थात x इंटू 4/25 इंटू यहाँ पर जो प्रतिशत है, प्रतिशत के 100% से गुणा करा दीजिए। इस तरह से भी कीजिएगा तो भी आपका काम निकल जाएगा। ये यहाँ पर गुणा में था तो यहाँ पर ये भाग में हो जाएगा। बस इतना ही क्रिया करना है, x से x कैंसिल हो जाएगा और 1 25 चौके 100 हो जाएगा, अर्थात कितनी है, 16%। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो आशा है कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न कर रहा है कि एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमतों में 10% की कमी की। ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसका सामान है, उसकी कीमत पहले 100% थी, 10% की कमी की, अर्थात उसकी सामान की कीमत कितना रह गई, 90% रह गई।
और यहाँ पर आगे कह रहा है कि जो पहले 500 रुपए में बेची थी, तो यहाँ पर उसकी जो नई कीमत है वो क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि नई कीमत यहाँ पर क्या थी। तो यहाँ पर जो है 500 है और 500 का नई कीमत पूछ रहा है। तो ये पहले 100% था ना 500, लेकिन अब फिलहाल 10% की कमी कर दिया तो 90%, अर्थात 500 का क्या निकालना है आपको 90%, अर्थात 90/100। आसानी से इसे आप निकाल सकते हैं। 9 5 45, 450 रुपए आपको हो गए। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि 500 का 10% 50 हो जाएगा, और 500 है 500 में से 50 घटा दीजिएगा तो 450 आएगा। उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो चाहे जिस तरह से चाहे उस तरह से निकाल सकते हैं। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे आपको दिए तापमान दिया हुआ है, माइनस में है और प्लस में तापमान का डेटा दिया हुआ है। कह रहा है कि इस डेटा का परिसर क्या होगा। तो परिसर के बारे में आप जानते हैं ना कि परिसर क्या होता है। परिसर क्या होता है, उच्च सीमा होता है। उच्च सीमा आपको होता है और माइनस निम्न सीमा होता है। ठीक है, माइनस निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा। इतनी तो बात आप जानते हैं। तो उच्च सीमा इसका क्या है, उच्च सीमा और निम्न सीमा जानने के लिए इसे पहले आप या फिर असेंडिंग ऑर्डर में करिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। तो ध्यान दीजिए इसे हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -8 -6 और पुनः -2 हो गया, पुनः आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद आपका 3 हो जाएगा और 3 के बाद आप क्या हो जाएगा, 2 3 नहीं बल्कि बीच में 0 आपका आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद आपका 4 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो उच्च सीमा, तो इसकी उच्च सीमा क्या है, सबसे बड़ी सीमा क्या है 8 है, तो उच्च सीमा आपका हो गया 8। माइनस निम्न सीमा, सबसे छोटी सीमा क्या है -8, तो इसमें से -8 को घटा दीजिए, ये -8 और वही परिसर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसे कीजिएगा तो 8 माइनस माइनस प्लस 8 अर्थात 16 हो गया। तो 16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 1 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका प्रश्न है प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से आपका ये प्रश्न है, प्रायिकता से आपका ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है, एक ही सिक्के को 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किया जाता है कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल, हेड टेल टेल, इस तरह से आपको आया। तो यहाँ पर कह रहा है कि चित्त, यदि जो एच है वो चित्त है, तो टी यदि पट है, तो यहाँ पर कह रहा है कि चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है, अर्थात हेड प्राप्त करने की संभावना आपको क्या है यहाँ से पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए वो 10 बार उछाला, अर्थात जो उसका कुल उछालने की संख्या यदि कही जाएगी कुल कितना हुआ, तो कुल आपका हो गया 10। ठीक है ना, कुल की यदि बात की जाए तो कुल आपका हो गया 10। ठीक है, और यदि हेड निकालने की बात कर रहा है ना, तो हेड कितनी बार है, हेड की यदि बात करें तो हेड को गिन लीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6, अर्थात 6 बार हेड आ गया। आपको पूछ भी रहा है हेड आने की, तो प्रायिकता निकालना आप जानते हैं ना कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जो पूछा जाए उसे ऊपर, जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर, और जिससे तुलना अर्थात कुल की बात करें, तुलना क्या होती है, कुल से होती है, तो कुल को टोटल को क्या करते हैं हम लोग नीचे लिखते हैं और वही आपको प्रायिकता हो जाती है। तो पूछा जा रहा है हेड के बारे में और हेड कितना है 6 है और कुल कितना है 10 है, अर्थात 6 बटा के 10 हो गया। तो ये कितना हो गया 3 बटा के 5 हो जाएगा हेड आने की प्रायिकता। 3 बटा के 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 है और यही सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 3D आकृतियों में किसमें शीर्ष नहीं होते, यहाँ पर शीर्ष अर्थात वर्टेक्स किसमें नहीं होते, वो यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्टेक्स किसके नहीं होते, बस यही आपसे पूछ रहा है। कह रहा है प्रिज्म, प्रिज्म में तो आपको वर्टेक्स होता है। अब गोला की बात करें तो गोला आपका इस तरह से होता है, गोला किस तरह से होता है आपका इस तरह होता है। आगे कह रहा है शंकु, तो शंकु आपका इस तरह से होता है। ठीक है, शंकु क्या है इस तरह से होता है। पिरामिड, पिरामिड भी आपको इसी तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये पिरामिड है, तो ये भी आपको इसी तरह का होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें शीर्ष नहीं होते, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो क्या आपको गोला में वर्टेक्स दिख रहा है, प्रिज्म में भी आपको शीर्ष होते हैं, क्या गोला में दिख रहा है, गोला चारों ओर से क्या होता है आपको गोल होता है, इसमें कहीं शीर्ष होते नहीं, तो जिसमें शीर्ष नहीं होते वो गोला है, बाकी में सब में कुछ ना कुछ आपको शीर्ष, कुछ ना कुछ संख्या में आपको मिलेंगे ही शीर्ष। तो आशा है कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही।